दीजिए नाम में क्या रखा है। आइए बात करते हैं आप लोगों के चैप्टर की। ठीक है, आप लोगों ने सजेस्ट किया है अ हाउस इज नॉट अ होम। अब इसको समझिए कि अ हाउस इज नॉट अ होम। अब इन दो शब्दों में हाउस और होम में कोई अंतर आप लोग बता सकते हैं? किसी को कुछ समझ में आता है? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? कोई, एनीबॉडी? ठीक है, हाँ, कौन, कोई कुछ कह रहा है? कहिए कहिए, कुछ आइडिया, कुछ भी दिमाग में वेग आइडिया आ रहा हो बोल जाइए। कुछ नहीं? हाँ, आप हाउस घर और होम जैसे क्या हाउस घर जैसा होता है और जैसे घर ये है। हाँ हाँ हाँ, अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअली, हाँ बैठिए प्लीज़ बैठिए। और कोई कुछ कहना चाह रहा था? आप सर होम मतलब जैसे स्मॉल फैमिली रहती है और हाउस मतलब ना, आप दोनों लोग क्लोज हैं, आप दोनों लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट बताया। हाँ, शेल्टर इन विच लिव। अ शेल्टर इन विच पीपल लिव। हाँ, बैठ जाइए, ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक घर बना दिया सीमेंट से, पत्थरों से, छत डाल दी, खंबे खड़े हो गए, वो पूरा जो स्ट्रक्चर है, कोई प्रॉब्लम है पीछे? हाँ बताइए। हाउस मतलब मकान जहाँ पे कोई नहीं रहता है। गुड सीमेंट और बालू से बनेगा। गुड, एंड होम मतलब जहाँ पे फैमिली रहती है, जहाँ पे परफेक्ट परफेक्ट। सिट डाउन प्लीज़। तो देखिए, मैं बेसिकली यही कहना चाहता था कि एक घर जो होता है, मकान और घर में अंतर होता है। मकान होता है स्ट्रक्चर जो सीमेंट और मिट्टी और बालू और सरिये और इन सब मटेरियल से बनता है। मकान इज़ जस्ट अ स्ट्रक्चर। लेकिन घर जो होता है वो घर वालों से होता है। जो फैमिली एक होती है, वो जो पूरा घर का माहौल बनाते हैं उसे कहते हैं होम, और जो स्ट्रक्चर है उसे कहते हैं हाउस। तो यही चीज़ इसमें इम्प्लाई की गई है। अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तो ये कह रहे हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो बहुत सारे लोगों की एक ख्वाहिश होती है, इसलिए इसमें एक छोटा सा, ये जो आपके चैप्टर का नाम है, स्टोरी का नाम है, ये अपने आप में बहुत पेचीदा है, और इसमें एक अंदर एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य और भावना भरी हुई है, एक विचारधारा भरी हुई है। इसे समझने की कोशिश करिए। आज की डेट पे सब लोग जो अपनी लाइफ में आगे निकलते हैं, एजुकेशन पूरी करते हैं, आगे करियर परस्यू करना चाहिए। क्या कोई कुछ कह रहा है? नहीं? अच्छा, तो आप कोई करियर परस्यू करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, सबके दिमाग में बहुत सारे ड्रीम्स भरे हुए हैं। मेरा बड़ा सा घर होगा और मेरा अपना पूरा एक पानी का जहाज़ खरीद लूँगा, ठीक है, टॉप एक्ट्रेस से मैं शादी कर लूँगा, और जो है मैं इलॉन मस्क का समधी बन जाऊँगा। बहुत सारी ऐसी सोच आदमी के दिमाग में, सपने होते हैं। घर का सपना हर एक इंसान देखता है, बड़ा घर खरीदूँगा या बड़ा घर बनवाऊँगा। लेकिन घर वालों के बारे में कोई नहीं सोचता कि मैं कौन से वो लोग हैं इस दुनिया में, इस सोसाइटी में या मेरी ज़िंदगी में, जिन्हें मैं अपने करीब रखना चाहता हूँ हमेशा। ठीक है, आई वॉन्ट देम इन माई क्लोज विसिनिटी ऑल द टाइम। ठीक है, तो वो जो भावना होती है वो एक घर को क्रिएट करती है। तो हम लोग सब मकान का सपना देखते हैं, घर का सपना नहीं देखते। हमें खुशहाल फैमिली का सपना नहीं देखते हैं। मकान तो बन जाएगा, उसमें रहने वालों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप को वहाँ रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को। तो ये सोचने वाली एक चीज़ होती है। मकान का सपना सब देखते हैं, घर का कोई नहीं देखता। तो दिस इज़ व्हाट द चैप्टर एक्चुअली टॉक्स अबाउट। ये मेरा एक वेग, एक गेस है। लेट्स सी क्या होता है चैप्टर में, वो तो पढ़ने पे पता चलेगा। तो ठीक है, फाइन। यहाँ एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है। दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द चैलेंजेस ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कह रहा है कि ये स्टोरी बयान करती है एक कहानी कि एक टीनेजर होने के स्ट्रगल्स क्या होते हैं। टीनेजर क्या होता है जानते हैं आप लोग? 13 to 19 ईयर्स ऑफ एज। जो आप लोग हैं इस समय, आप लोग टीनेजर्स हैं। 13 तो सब लोग पार ही कर गए ना, 9th मतलब 13 होता है, तो है ना। 14 में कई लोग 16 के भी होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे होते हैं, हर स्कूल में होते हैं। ठीक है, तो टीनेज इसी को कहते हैं। क्या हुआ, आपकी टीनेज नहीं आई क्या अभी? अच्छा, ठीक है। तो एक टीनेजर के क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं,
और आगे वो कैसे अपनी इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है, इसी चीज़ को लेकर के हमारी ये कहानी है। आइए करते हैं क्विक रीडिंग, और रीडिंग के साथ इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। कितने पेजेस हैं इसमें, ज़रा देखिए तो। 1 2 3 4 4.5 5 और 5 मान लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अरे ठीक है, किसका है थर्ड पीरियड? अरविंद सर का, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ के सारे टीचर्स के अंदर मेरे लिए नफ़रत पैदा होगी, और मुझे जैसे ही देखेंगे वो लोग, मेरी शक्ल देखते हैं उन लोगों का मूड ख़राब हो जाएगा कि अरे यार आज फिर ये आदमी आ गया, ओहो। तो खैर फाइन, तो आप लोगों के सिलेबस तो पूरे हो गए होंगे ना, तो ये रिवीजन वाला पीरियड चल रहा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं देखता हूँ, अगर ये स्टोरी ख़त्म नहीं होती है तब तक में, तो मैं थर्ड पीरियड ले लूँगा। अगर हो जाती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है फाइन। लेट्स स्टार्ट। अब सब लोग अपना दिमाग हर जगह से हटा करके यहाँ लगा लीजिए, ये बहुत कमाल की चीज़ है, अभी हम लोग देखने वाले हैं ये क्या है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। मेरा जो हाई स्कूल का पहला साल था वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता था, हाँ, विचित्र सा। अब आप लोग भी हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही हैं, ठीक है। 9th मतलब हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर, 9 से हाई स्कूल शुरू हो जाता है। तो माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me। यानी कि मैं जब जूनियर स्कूल मैंने पास किया, यानी 8th से बाहर निकला, तो 9th में मैं आया, तो अपने अंदर किसी तरीके से मैंने उस भावना को जागृत करने की कोशिश की, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट, एटलीस्ट सीनियर दैन द जूनियर स्कूल। 8th क्लास से तो सीनियर है ना आप लोग, तो अंदर एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जनरेट करने की कोशिश करें। अभी यहाँ तो स्कूल में है, अभी ये पार करके आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे या कॉलेजेस में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाएंगे, कोई मेडिकल्स में जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा, तो वहाँ पे जो सीनियर होते हैं ना, वो इंट्रो लिया करते हैं। हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उसे इंट्रो कहा जाता है, इंट्रोडक्शन। वो दरअसल एक तरीके की रैगिंग होती है। वो जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनको बुलाते हैं, फ्रेशर्स को, उनसे नाम पूछेंगे और तमाम तरीके, कहीं कहीं पे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत भयानक रैगिंग होती थी, डांस वांस कराते थे, पता नहीं क्या क्या नौटंकी होती थी। तो वो दरअसल एक फ़ील होता है। देखिए एक हकीकत आपको बताऊं, इंसान की फितरत क्या होती है, द ह्यूमन साइकोलॉजी। एवरीबडी वांट्स एम्पावरमेंट, ठीक है। सब लोग कहीं ना कहीं एक अधिकार महसूस करना चाहते हैं, पावर महसूस करना चाहते हैं। तो हम जिससे बड़े हैं उसके ऊपर तो हमारा पावर है ही है। दिस इज़ द फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, ठीक है। भाई मैं हाथी से छोटा हूँ, चींटी से तो बड़ा हूँ ही, तो चींटी को तो मैं मसल ही दूंगा। तो जस्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट हम लोग ऐसी चीज़ें सोचते हैं। तो यहाँ पे ऑथर कहता है कि दिस इज़ द ऑल व्हाट आई कुड अफोर्ड आउट ऑफ माई सीनियरिटी, एटलीस्ट क्लास 8 से तो मैं सीनियर था। फिर ये कहता है इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेश मैन, यानी थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप फ्रेश मैन की तरह स्टार्ट करें हाई स्कूल में। अब भाई आप तो न्यू कमर्स ही हैं, अब 10th वाले आपको जूनियर समझते होंगे, तो हाई स्कूल में तो आप लोग फ्रेशर्स ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। यानी ये एक ऐसे स्कूल में है, ऑथर एक ऐसे स्कूल का जिक्र कर रहा है जहाँ उसने 9th में एडमिशन लिया है। अब तक वो 8th में किसी और स्कूल में था, और उसके जो साथ के दोस्त हैं वो किसी और स्कूल में चले गए, कहीं और एडमिशन ले लिया है। ये बेचारा अकेला अपने स्कूल में ऐसा है, इसका कोई पुराना दोस्त नहीं। ये क्या है? नहीं, इसमें है क्या, सामग्री क्या है? हाँ अच्छा, थर्माकोल, ठीक है। तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा आइसोलेटेड फील होता है। आइसोलेशन का मतलब जानते हैं आप लोग? आइसोलेटेड क्या होता है? नहीं जानते? अकेला, सबसे अलग कट के, ठीक है, उसे कहते हैं आइसोलेशन। जैसे कोविड के टाइम पे चालू हुआ था ना आइसोलेटेड वार्ड, तो उसमें इंसान को बाकी लोगों से अलग कर दिया ताकि वो इन्फेक्शन ना फैला सके। दिस इज़ कॉल्ड आइसोलेशन। तो ये बंदा अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में से अकेला ऐसा था, जैसे हमारा 5 लोगों का सर्कल है, 5 दोस्त हैं, आप 5 लोग मान लिया फ्रेंड्स हैं, असली स्ट्रॉन्ग गैंग है एकदम आप लोगों की, ठीक है, माफिया गैंगस्टर्स। अब इस गैंग में से सब लोग अलग अलग स्कूल में छिटक गए 10th के बाद। अब सारे बाकी के 4 गैंग मेंबर्स कहीं और छिटके हैं, आप अकेले हैं। अब आपको वहाँ पे ऑकवर्ड लग रहा है कि यहाँ तो हमारी सारी पावर ही ख़त्म हो गई, यहाँ तो सब हमसे सीनियर हैं।
तो ये एक फीलिंग जो है वो इम्प्लाई करना चाह रहा है राइटर। उसके बाद ये बताता है आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। तो मुझे पुराने टीचर भी इतने याद आते थे कि दिल करता था कि यार एक बार जा कर के मिले उन लोगों से। ठीक है, जैसे आप लोग तो यहाँ पर 10th तक का स्कूल है, मैं भी आकर के क्लासेस ले रहा हूँ, रेगुलर नहीं ले रहा हूँ लेकिन हफ्ते में एक बार तो क्लास लेता ही हूँ। फिर आप लोग निकल जाएंगे यहाँ से, पास आउट होंगे, कभी शायद मेरा भी ख्याल आए दिमाग में, तो ये लगेगा कि यार उनसे एक बार फिर से मुलाकात हो जाती तो अच्छा था, इज़न्ट इट? ऐसी फीलिंग होती है ना। तो ऐसा ही ये ऑथर यहाँ पे फील कर रहा है। तो ये आई मिस माई टीचर्स, माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। दे वुड encourage मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। तो जब मैं कभी मिला भी तो उन्होंने इनकरेज किया मुझे कि बेटा आप ऐसा करो कि अपनी स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि आपका वहाँ पे मन लगा रहे और पुराने स्कूल की याद ना आए, पुराने दोस्तों की याद ना आए। ठीक है, कल को आप लोग भी मेरे से आकर के कहोगे कि सर बड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी में उल्टा तो नहीं चला जा सकता ना। भले पुरानी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको प्रोसीड तो करना ही होगा, इसलिए वहाँ पे अपना मन लगाइए, अलग अलग चीज़ों को परस्यू करिए। तो ये होता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि फ़ाइन, हाँ मीट न्यू पीपल, मतलब नए लोगों से मिलिए, नए लोगों से दोस्ती करिए। वो ये गैंग छूट गई तो क्या हो गया, कॉलेज में जाके नई गैंग बनाइए, दिक्कत ही क्या है। फिर वो कहता है कि दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। यानी कि उन्होंने मुझसे कहा, उन टीचर्स ने, कि तुम थोड़ा सा कोशिश करो बेटा, हो सकता है तुमको वो जगह यहाँ से ज़्यादा अच्छी लगने लग जाए, तो मे बी यू विल स्टार्ट लविंग दैट स्कूल मोर देन यू लव दिस वन। हो सकता है वो ज़्यादा पसंद आ जाए, ये चीज़ होती है। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप वहाँ पे जाकर के उस स्कूल को पसंद करो, उस कॉलेज को, वहाँ की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, और कल को अगर आपको दिल करे आप आराम से आइए, बात करिए, मिलिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलने के लिए तो हमेशा ही दरबार खुला हुआ है। फिर वो कहता है कि ओके, आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन व्हाट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कंफर्ट इन इट नॉनदलेस। यानी कि मैं उनकी साइकोलॉजी को समझ रहा था कि वो दरअसल कहना क्या चाहते हैं, लेकिन मैं अब धीरे धीरे इसमें कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं भी कोशिश कर रहा था कि मैं कोप अप करूँ उन चीज़ों के साथ। One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. मतलब कि एक संडे की दोपहर को क्या हुआ कि मैंने स्कूल नया नया शुरू किया था और मैं अपने घर के डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था और वहाँ पे अपना होमवर्क कर रहा था। It was a cold and windy fall day and we had a fire going in our fireplace. यानी कि बड़ा ठंडा दिन था और बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी ठंडी का मौसम आ गया, आप लोगों को ऐसे कई दिन देखने को मिलेंगे। आज तो धूप भी निकली है, आने वाले वक्त में दिसंबर एंड में देखिएगा और जनवरी में देखिएगा, कई दिन ऐसे होंगे जब सूरज नहीं निकलेगा, धूप नहीं निकलेगी, कोहरा एकदम धुंध, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लग रहा है बस चाय पियो, आग के पास बैठे रहो और कुछ नहीं। तो ऐसी फीलिंग आती। तो उन्होंने बोला कि हमारे भी घर के फायर प्लेस में आग जली हुई थी और हम वहाँ पे बैठे हुए थे, उसको एंजॉय कर रहे थे, अपना होमवर्क भी कर रहे थे। As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. यानी कि मेरी जो पालतू बिल्ली थी, टैबी कैट, मोटी सी मेरी फरी कैट, वो बैठ करके पर यानी आवाज़ें निकाल रही थी। जो बिल्लियों की आवाज़ होती है उसको कहते हैं परिंग। और टाइम टू टाइम शी यूज्ड टू स्वैट एट माई पेन। स्वैट का मतलब जानते हैं, किसी चीज़ को झटके से ऐसे मारना, जैसे मक्खी आई ना, उसको जब आप ऐसे उड़ाते हैं उसको कहते हैं स्वैट, स्वैट अ फ्लाई। तो वो टाइम पे जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरी बिल्ली बैठी हुई है, वो खट से मेरी पेन को मार भी दे रही, पंजा बीच बीच में, ठीक है, ऐसा वो अपना नॉर्मल आवाज़ें निकाल रही है। तो ही वॉज एन्जॉइंग दैट एटमॉस्फेयर। फिर उसके बाद शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. यानी कि ये बता रहा है कि वो जो बिल्ली थी वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी, मेरे पास ही रहती थी हमेशा, और उसको मैंने बहुत छोटी थी जब वो किटन थी, यू नो व्हाट किटन इज़, बिल्ली का बच्चा, तो उसको मैंने उस समय पे रेस्क्यू किया था, यानी उसको बचाया था, उसकी जान बचाई थी। यानी जैसे कि
कोई पिल्ला अगर सड़क पे टहल रहा है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है, और आपको लग रहा है कि कोई गाड़ी आएगी और इसको कुचल के चली जाएगी और ये परलोक सिधा आ जाएगा, आपको वो अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है, तो आपने उसको उठा लिया, घर पे लेके आ गए, उसको आपने कुछ खाने को दे दिया, 2 बिस्किट दे दिए, उसने खाया, अब उसका मन आपके साथ लग गया, वो आपके पास रहने लग गया। अब वो सड़क पे भी नहीं है, बच गया, बाहर गर्मी भी में नहीं है, आपने उसको अपने पास रखा है। कई लोग अपने पेट्स को वुलन भी पहनाते हैं, कपड़े वपड़े हैं ना, स्वेटर वगैरह पहना देते हैं बड़ा अच्छा बना करके, तो हमसे तो कभी ना होगा ये सब, तो लोग ऐसा भी क्या करते हैं। तो उसने रेस्क्यू कर लिया उस बिल्ली के बच्चे को, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, ऐसे ही। तो उसको कहीं ना कहीं उस बिल्ली को ये महसूस हो गया था कि ये आदमी, इसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मेरी जान बचाई है, ये मेरी नई ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये बढ़िया आदमी, इसके पास रहो। यानी बिल्ली को भी उससे लगाव था। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यू, अच्छा ये हो गया है। फिर माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, यानी कि मेरी माता जी जो हैं वो बीच बीच में स्टोक करती रहती थी फायर को, यानी कि जैसे आग धीमी हो रही है, लकड़ी बढ़ा दी, बहुत तेज़ हो रही है, लकड़ी थोड़ी सी हटा दी, उसे कहते हैं स्टोकिंग। फायर को ऑल्टर करते रहना ताकि घर भी साफ़ रहे और गर्माहट भी रहे। बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा तो कालिक जम जाएगी छतों पे, तो उसको बीच बीच में मैनेजमेंट करते रहना पड़ता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टोकिंग। तो उनके पोएट जो ऑथर है वो कह रहा है कि मेरी माँ जो है बीच बीच में ऐसा करती रह रही थी। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, यानी अचानक से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आई, और धुआं जो है वो जो घर के वो होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे गांव की भाषा में खोंदके कहते हैं, वहाँ से स्मोक चली आ रही है घर के अंदर, और बड़ा अजीब सा घुटन जैसा माहौल हो रहा है, सही है। तो ऐसा वो बोल रहा है, और मुझे वो महसूस हो गया कि सीलिंग के पास से जो है धुआं घुस करके आ रहा है। द स्मोक बिगैन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, यानी कि धुआं इतनी तेज़ी से इकट्ठा हो गया कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे कुछ। ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर लाइफ में कभी होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि होता क्या है। मेरे साथ हुआ है, मैं सोया हुआ था, सर्दी का मौसम था, और नीचे मॉर्टिन जला रखा था, और रजाई जो है वो नीचे मेरी खिसक के आ गई थी, और उसमें मॉर्टिन टच हुई, उसकी रुई जलना शुरू हुई और उसमें लग गई आग। अब आग लगी और ऐसा धुआं पैदा हुआ रूम के अंदर, एकदम दिखना बंद हो गया, विजिबिलिटी ज़ीरो, और घुटन भी होने लगी। तो मेरी जो नींद खुली थी वो घुटन से खुली थी, मैं सफोकेट होने लग गया। तो मैं बोला ये क्या हुआ अचानक, तब जब आँख खोला तो सब तरफ धुआं धुआं। अब बाहर जो लोग सो रहे थे उनको भी, और मैंने रूम अंदर से बंद कर रखा था, तो बाहर जो लोग सो रहे थे उनको वेंटिलेटर से धुआं महसूस हो गया कि हाँ अंदर धुआं है, उनको लगा कि अंदर आग लग गई है। तो उन्होंने मुझको बाहर से आवाज़ लगाना शुरू किया और मेरे दरवाजे को पीटना शुरू किया कि दरवाज़ा खोलो, आग लग गई है क्या। तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि दरवाज़ा है कहाँ, इतना धुआं हो गया था कि मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ है दरवाज़ा। तो मैं आवाज़ को फॉलो करके गया दरवाज़ा खोलने, और जब दरवाज़ा खोला मैं खांसता हुआ निकला। किसी तरह जो है सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया। तो ये ख़तरनाक सिचुएशन होती है, धुआं विजिबिलिटी भी ज़ीरो कर देता है और आपको सफोकेट भी करने लगता है। जितने भी बड़ी बिल्डिंग्स में जहाँ फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब लोग उससे मरते हैं तो उसमें मैक्सिमम डेथ्स जो होती हैं वो जलने से नहीं, सफोकेशन से होती हैं। जल तो जाते हैं लोग बाद में, धुएं से सफोकेट होकर पहले मर जाते हैं, उसके बाद उनकी बॉडीज जलती हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए आग वाग से। दिवाली वगैरह में बहुत अलर्ट रहना चाहिए। दिए तो जला दिए आपने हर जगह, उसको चेक नहीं करें बीच बीच में, किसी भी चीज़ से कहीं टच हो गया, खेल बदल गया 2 मिनट में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने वाली चीज़ होती है। तो इसने बोला ग्रॉपिंग, द नेक्स्ट सेंटेंस इज ग्रॉपिंग आर वे टू द फ्रंट डोर, वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड। ग्रॉपिंग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? अच्छा, मैं जो वर्ड मीनिंग्स बताता जाऊं उसको कहीं नोट कर लिया करिए आप लोग, ठीक है। ग्रॉपिंग का मतलब होता है टटोलना, ठीक है, टटोलना। जैसे आपको दिख नहीं रहा है, लाइट्स ऑफ हैं, अंधेरा है, तो आप ऐसे टटोलते हुए चलेंगे ना, ये टेबल है, ये टीवी है, ये फ्रिज है, ये कहाँ हाथ आ गया, ये तो कूलर है, ऐसे। हाँ,
इसे कहते हैं ग्रॉपिंग, हाथ से टटोल के पता करने की कोशिश करना। तो हमने इस तरीके से टटोलते हुए हम लोग फ्रंट डोर की तरफ भागे किसी तरीके से। वी ऑल रैन आउट इन द फ्रंट यार्ड, यानी आगे जो हम लोग के गार्डन था, खुला एरिया था, बरामदा था, उसकी तरफ हम लोग भागे। बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज engulfed in flames. It was spreading quickly. I ran to the neighbors to call for the fire department. While I catch my mother run back into the house. यानी कि वहाँ आग लग गई थी और पता चल गया था हमें कि आग लग चुकी है। मैं बाहर की तरफ दौड़ा और मैंने मतलब पूरी जो रूफ थी वो इनगल्फ हो गई। इनगल्फ का मतलब जानते हैं? किसी चीज़ में घिर जाना। अब देखिए जैसे ये है गल्फ एरिया, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, सुना है कभी? ये जो एरिया है गुजरात का जब मैप देखेंगे आप लोग तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक शेर ने मुंह खोल रखा है। देखा है कभी गुजरात? देखिएगा गौर से। तो ये बीच में जो स्पेस है ना, इसको कहते हैं गल्फ, खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। यानी थोड़ा सा एरिया है पानी के अंदर, बाकी ज़मीन ने उसको इनगल्फ कर रखा है दो तरफ से, ठीक है, लैंड एरिया ने, उसे कहते हैं गल्फ। तो धुएं ने जो है पूरी छत को इनगल्फ कर लिया। अच्छा नो, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, यानी आग, जो आग की लपटें थी उसने पूरी छत को इनगल्फ कर रखा था। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, वो तेज़ी से फैलता चला जा रहा था, ठीक है। और मैं बाहर भागा पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए, उनसे ये कहने के लिए कि फ़ायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करिए, बुलाइए कैसे भी। तो फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया, कॉल किया गया। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इनटू द हाउस, और मैंने देखा कि मेरी माँ अचानक से घर के अंदर भाग रही हैं। आग लगी हुई है, हमें सबको बाहर भागना चाहिए और वो लेडी घर के अंदर भाग रही हैं। तो ये दिमाग में सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों है। तो माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी माताजी अंदर भाग के गई और वहाँ से धातु का, मेटल का एक बॉक्स यानी बक्सा जैसा, डिब्बा जैसा निकाल करके लेके भाग के आई, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक घर में 4 लोग हैं, घर में आग लग गई, सबकी मार्कशीट जल गई, तो उनका सबका करियर चौपट। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलनी है तो मार्कशीट दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स लगाना पड़ेगा, आपके सारे रोल नंबर, सारे रिकॉर्ड, सब कुछ उसमें दर्ज हैं। फिर बाद में बनवाने के लिए बड़ी भाग दौड़ होती है, बोर्ड ऑफिस में बड़ी नौटंकी होती है। लोग आमतौर पे बचना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन से, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखते हैं। तो इनकी ये जो बुद्धिजीवी माता जी थी, ये भाग करके घर में गई और घर से डॉक्यूमेंट्स का डिब्बा निकाल करके बचा करके ले करके आई। शी ड्रॉप्ड द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस, यानी उन्होंने वो डिब्बा फेंक दिया वहीं पे गार्डन में, ग्राउंड में, और एकदम क्रेजी सिचुएशन में, मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वो परेशान थी और भाग के फिर से वो घर के अंदर गई, ठीक है। तो इनटू द हाउस आई न्यू व्हाट शी वॉज आफ्टर, यानी मुझे पता था कि वो किस चीज़ के पीछे भागी हैं अब दोबारा। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट दिस हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम, यानी ये जो लेखक हैं, इनके पिताजी की मृत्यु बचपन में हो गई थी और उनकी कुछ तस्वीरें और कुछ याददाश्त, कुछ यादें वहाँ पे उस रूम में सुरक्षित थीं। तो ये इनकी मदर नहीं चाहती थी कि उन चीज़ों को आग पकड़े या वो चीज़ें जलें। क्या आपकी कोई सब्जेक्ट टीचर आई क्या? अच्छा, आएंगी तो मुझे बताइएगा। अगला पीरियड किसका है, क्या है ये? साइंस है। कौन पढ़ाता है? अरविंद सर। अरविंद सर आएंगे तो मुझे बताइएगा। हालांकि प्रिंसिपल सर ने बात कर ली होगी उनसे, तो पढ़ाते हैं। तो फाइन, कहाँ पहुँचे? हाँ, तो उसने बोला कि वो जानता था कि वो अपने फादर की पिक्चर्स को, चिट्ठियों को और फोटोज़ को नहीं जलने देंगी उसकी माँ, इसलिए वो भाग करके गई हैं। बाय। ना आपने मुझे देखा ना मैंने आपको देखा, लेट्स इग्नोर ईच अदर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर, मॉम नो। तो मुझे पता था कि वो अपने इसके पिता की, यानी अपने हस्बैंड की आखिरी याददाश्त को बचाने के लिए, आखिरी यादगारों को बचाने के लिए भाग रही हैं,
लेकिन फिर भी पैनिक में और घबराहट में इसने चिल्लाया कि मॉम नो, प्लीज़ डोंट डू इट, घर में आग लगी हुई है, अंदर मत जाइए प्लीज़। तो आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। इट वॉज अ फायरमैन, यानी इसकी माँ अंदर भागी घर में और ये भी उनके पीछे अंदर भागा कि मैं उसे रोक लूँ अपनी माँ को किसी तरीके से, लेकिन तभी एक स्ट्रॉन्ग हाथ ने उसको पकड़ लिया पीछे से। और जब उसने घूम के देखा तो एक फायर फाइटर खड़ा हुआ था, फायरमैन। फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दिया था ना, तो वो लोग ये भी करते हैं, बिल्डिंगें तो बुझाते ही हैं, अगर कोई भागा जा रहा है आग की तरफ तो उसे रोकते भी हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद फायर ट्रक्स। मैंने नोटिस भी नहीं किया कि गली में फायर ट्रक्स आकर के खड़े हो गए हैं। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैस्प। ग्रैस्प का मतलब जानते हैं क्या होता है? पकड़, वेरी गुड। ग्रैप्स का मतलब जैसे, वैसे तो ग्रैप्स का मतलब होता है ग्रहण करना। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोग उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं मीनिंग को? यानी कि उसको हथिया लेना, पकड़ लेना, हैंडल कर लेना, अपने में समा लेना। तो वो जो है बोला कि मैं उसकी पकड़ से बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। ओके, कहाँ तक पूछो? यस, येलिंग मतलब चिल्लाना, चीख भी रहा था साथ में। यू डोंट अंडरस्टैंड, माई मदर इज़ इन देयर। तो यानी कि वो उसकी पकड़ से छूटने की भी कोशिश कर रहा था और चिल्ला भी रहा था साथ में कि तुम्हें नहीं पता है मेरी माँ अंदर है, मुझे उनको बचाना है, ज़रूरी है, छोड़ो मुझे। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस। तो उसने मुझे पकड़ लिया कि इसे नहीं जाने देंगे, और बाकी की जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर भागे, ठीक है। ओके, ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन। ही वॉज राइट, यानी कि वो जानता था कि अगर मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया तो ये भैया अंदर भाग जाएगा। तो और ये लॉजिकली नहीं सोचता है, इसे नहीं पता है कि आग लगी हुई है। और ऐसी सिचुएशन में जो लोग बाहरी होते हैं, आउटसाइडर्स, वो तो आपके इमोशनल लेवल पे नहीं सोचते हैं। आप जैसे सोचो घर का एक सदस्य घर के अंदर है तो हम मतलब जा कर के बचा लें या कुछ हैंडल करें, आप उस समय अपने आप को सुपरमैन मान लेते हो, आप दौड़ने लगते हो। लेकिन जो बाहरी आदमी है, एक्सटर्नल आदमी है, वो लॉजिकली सोच रहा है, वो चाहता है कि हम कम से कम नुकसान होने दें। एक आदमी गया तो गया, दो लोग ना जाएं, मतलब नुकसान जो है वो मिनिमम हो, लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। इसलिए वो लॉजिकली सोच रहा था, उसको रोक रहा था, और वो जानता था कि बच्चा लॉजिकली नहीं सोच रहा है, ये घर के अंदर भागेगा, इसलिए उसने पकड़ के रखा था। ओके, इट्स ऑलराइट, दे विल गेट हर, ही सेड। उसने बोला ठीक है बेटा, वो लोग जा रहे हैं ना फायर फाइटर्स, ये तुम्हारी माँ को निकाल ले आएंगे। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन आवर कार। यानी उस फायर फाइटर ने इस लेखक के चारों ओर एक ब्लैंकेट, एक कम्बल लपेटा और इसको ले जाके कार में बिठा दिया कि तुम शांति से बैठ जाओ ताकि आगे काम हैंडल कर सकें। एनी प्रॉब्लम? कोई कुछ कह रहे क्या? ओके फाइन। ही, अच्छा ठीक है। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। यानी कि थोड़ी ही देर बाद एक फायर फाइटर अंदर से मेरे घर से निकलता है और मेरी माँ को टो करके, टो का मतलब जानते हैं आप लोग? ना टो का मतलब होता है खींचना किसी चीज़ को, ठीक है। तो वो उसकी माँ को खींचा, जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, एक गाड़ी में फ्यूल ख़त्म है या कोई ख़राबी आ गई है, आगे वाली ने उससे रस्सी बांध दी, अब वो आगे वाली चल रही, पीछे वाली खींच रही, उसे टो करना कहते हैं, टोइंग। तो वैसे ही इसकी माँ शायद निकल नहीं रही थी घर से, वो भी चीज़ें बचाना चाहती थी, तो एक फायर फाइटर उसको खींच करके लेकर के आया था टो करते हुए, ठीक है। ही क्विकली टुक हर ओवर द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। उसने तुरंत जो है मेरी माँ को ट्रक पे चढ़ाया और एक ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। शांति से बैठो, ऑक्सीजन लो, सांस लो, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि धुएं में लोग सफोकेट हो जाते हैं आमतौर पे जहाँ आग लगी हुई होती है, ठीक है। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, यानी लेखक ने जाके दौड़ करके अपनी माँ को हग कर लिया, गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। यानी कि उस समय मेरी माँ से मेरा जो कुछ भी झगड़ा था, हेट्रेड था, जो भी हमारे बीच में बहसबाजी होती थी, उस वक्त के लिए, उस मोमेंट पे मैं सब कुछ भूल गया
जब मेरे मन में एक ये विचार आया कि अभी तो मैं इन्हें खो देता, शायद अभी तो थोड़ी सी चूक हो जाती और मैं अपनी माँ को खो देता, तो उस समय सारा गुस्सा, सारा झगड़ा सब एक तरफ हो गया। ठीक है, ये ऐसे इमोशंस होते हैं, ये इमोशनल रोलर कोस्टर्स हैं जिन्हें आप लोगों को इसी ऐसे समझना ज़रूरी है। जब एक पोएट, एक राइटर कोई चीज़ लिखता है तो वो उसमें बहुत सारे इमोशंस पैक करके रखता है, और जैसे जैसे वो स्टोरी आपके सामने खुलती है, ओपन अप होती है लाइनों में, वैसे वैसे आप लोगों के लिए